बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ इंजीनियर शहजाद अशरफ फ्रॉम द चैनल टॉप स्पॉट फिज़िक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग हाज़िर हुए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए जो यूईटी के ई कैट के पेपर में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। नॉर्मली होता है क्या है कि स्टूडेंट्स की प्रेपरेशन बहुत अच्छी होती है बट वो टेस्ट में कुछ अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। उसकी कुछ ख़ास रीज़न होती हैं। ठीक है, एक पहली बात तो ये इस नौयत का पहला टेस्ट होता है, मतलब इससे पहले स्टूडेंट्स ने इतने कम टाइम में इतने टेक्निकल एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना नहीं सीखा होता। तो एकदम से जब वहाँ पर टेक्निकल एमसीक्यूज़ आते हैं और फिर टाइम मैनेज नहीं होता स्टूडेंट्स से, तो स्टूडेंट्स पैनिक कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि हम लोग किन चीज़ों को ओवरकम करके ई कैट के पेपर में बड़ा अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल शुरू में बेटे मैं आप लोगों को वैसे नॉर्मली स्टूडेंट्स को पता है बट एक सरसरी सा हम लोग ज़्यादा लेंगे कि पेपर पैटर्न क्या होगा। तो पेपर पैटर्न आप लोगों को पता है कि फ़िज़िक्स के 30 एमसीक्यूज़ होंगे, टोटल 100 एमसीक्यूज़ होते हैं ई कैट के टेस्ट में। मैथ्स के 30 एमसीक्यूज़ होंगे, केमिस्ट्री या कंप्यूटर जो भी कॉम्बिनेशन है उसके 30 एमसीक्यूज़ होंगे और इंग्लिश के 10 एमसीक्यूज़ होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमारे पास इनके टोटल मार्क्स और टाइम की डिवीज़न किस तरह से होगी। तो बेटे टोटल एमसीक्यूज़ हमारे पास 100 हैं, हर एमसीक्यूज़ के 4 मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 100 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो टोटल हमारे पास जो मार्क्स बनेंगे बेटे वो 400 बनेंगे। और इन 100 एमसीक्यूज़ के लिए जो आपको टाइम प्रोवाइड किया जाएगा वो 100 मिनट्स का, यानी आप लोग कह लें कि एक एमसीक्यूज़ के लिए आपके पास 1 मिनट होगा। जबकि यूईटी के जो शुरू के टेस्ट हैं 2008, 9, 10 में जब जस्ट 80 मिनट्स होते थे और वो तकरीबन 46 सेकंड्स बनते थे हर टेस्ट के लिए। तो अभी उन्होंने थोड़ा बेहतर कर दिया है, हर एमसीक्यूज़ के लिए 1 मिनट दे दिया, लेकिन फिर भी स्टूडेंट से मैनेज नहीं होता। तो देखेंगे आज हम लोग किस तरह से टाइम मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ देख लें बेटे, हर एक सही क्वेश्चन के लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे और हर एक रॉन्ग क्वेश्चन का आपका जितने सही क्वेश्चन होंगे उनमें से 1 नंबर जो है वो डिटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक जिसको हम लोग नेगेटिव मार्किंग बोलते हैं, ये भी एक स्टूडेंट्स के लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करते। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम लोग ये भी बात करेंगे कि कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए और क्या हमें ई कैट में जो क्वेश्चन है उनमें तुक्का लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो इंशाल्लाह वो भी बात करेंगे। तो ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग ने देख ली कि डिवीज़न क्या है, ये नॉर्मली स्टूडेंट्स को पता होती है। अच्छा बेटे, अब वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट फेज़ में आते हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कोर क्यों नहीं अच्छा कर पाते, उसकी वजह क्या होती है। तो बेटे जो हमारे पास नॉर्मली पेपर की डिवीज़न होती है ना, उसमें जो 50% क्वेश्चन होते हैं वो ईजी टाइप होते हैं, 30% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़े मीडियम होंगे और 20% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो डिफ़िकल्ट होते हैं। तो ये जो 20% क्वेश्चन हैं, स्टूडेंट करते क्या हैं, अपना सारा टाइम इन्हीं में जो है वो ख़राब कर लेते हैं, इन्हीं क्वेश्चन में लगे रहते हैं और उनके पास इवन टाइम नहीं बचता कि वो इजी क्वेश्चंस को भी अटैम्प्ट कर सकें। तो अभी हम लोग इंशाल्लाह देखेंगे कि किस तरह से हम लोगों ने टाइम मैनेज करना है। तो बेटे आइए हम लोग देखते हैं जी कि ई कैट के पेपर में किस तरह से टाइम मैनेज किया जाए। क्योंकि स्टूडेंट जब ई कैट के पेपर में बैठते हैं तो जब वो टेस्ट सॉल्व कर रहे होते हैं तो एकदम से उन्हें अंदाज़ा होता है कि भाई बहुत ज़्यादा टाइम गुजर गया और अभी उन्होंने बहुत थोड़े क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। और इवन मैं ऐसे स्टूडेंट्स को भी जानता हूं जो इवन इन 100 मिनट्स में 30 to 40 एमसीक्यूज अटैम्प्ट करके आते हैं, उन्हें टाइम का अंदाज़ा ही नहीं रहता। तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कि स्टूडेंट का सबसे बड़ा जो इशू है टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, ये ई कैट जो है इसको हम लोग ये नहीं बोल सकते कि ये डिफ़िकल्ट है, ये बेटे डिफरेंट है। ठीक है, एंटी टेस्ट इज़ नॉट द डिफ़िकल्ट, इट इज़ एक्चुअली डिफरेंट। ठीक है, आपको थोड़े टाइम में जो है वो ज़्यादा ट्रिकी एमसीक्यूज़ को मैनेज करना होता है, तो इस वजह से डिफरेंट है और वहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं उनके हाथ पाँव फूल जाते हैं और वो चीज़ों को अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं टाइम कैसे मैनेज करेंगे। तो इसमें आपको बेटे ट्रिक नंबर 1 बता रहा हूँ कि आप लोगों ने जब पेपर अटैम्प्ट करना शुरू करना है ना, तो मैंने आपको बताया कि पेपर में 50% पोर्शन ऐसा है जो ईजी क्वेश्चंस का है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एग्जामिनर नॉर्मली क्या करेगा, फॉर एग्जांपल अगर पहला आपका पोर्शन फिज़िक्स का है तो फिज़िक्स के शुरू में वो आपको 5-6 या 4-5 ऐसे क्वेश्चन देगा जो बहुत ही मुश्किल होंगे और स्टूडेंट बड़ी अच्छी तैयारी के साथ जाते हैं। वो पहला एमसीक्यू सॉल्व करेंगे,
ठीक है, उनसे नहीं होगा, फिर वो दूसरा सॉल्व करेंगे, क्योंकि उसने शुरू में डिफ़िकल्ट रखे होते हैं, उसकी रीज़न है, वो साइकोलॉजिकली आप लोगों को इफेक्ट करना चाहता है। तो बेटे जब वो दूसरा एमसीक्यू अटैम्प्ट करेगा वो भी नहीं होगा, तीसरा क्योंकि थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल उसने ज़्यादा रखा होगा, तो स्टूडेंट एकदम वहाँ पे पैनिक कर जाएंगे, ठीक है, और वो समझेंगे और वो सोचेंगे हमने तो बड़ी अच्छी तैयारी की थी, बट यहाँ पे तो हमारे से एक एमसीक्यूज़ भी नहीं हो पा रहा। तो लेकिन जब वो उन्हीं एमसीक्यूज़ में लगे रहेंगे तो बेटे वहाँ पे वो बहुत सारा टाइम जो है वो ज़ाया कर देंगे। फॉर एग्जांपल 100 मिनट्स का पेपर है तो वो 20 to 25 मिनट्स पहले 4-5 क्वेश्चन में उन्होंने ज़ाया कर दिए, फिर उन्हें अंदाज़ा हुआ कि टाइम तो बड़ा थोड़ा रह गया और हमारे क्वेश्चन अभी बहुत पड़े हुए हैं, तो फिर वो एक कह लें कि एक वो भागम भाग में लग जाते हैं। तो उससे होता क्या है कि वो जो आसान वाले क्वेश्चन है ना उनको भी अटैम्प्ट नहीं कर पाते और तेज़ी में वो सारा मैस क्रिएट करते हैं और एट द एंड उन्हें पता चलता है कि भाई हमारे से तो बड़ी गलती हुई है। तो बेटे अब मैं तरीकाकार आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों ने सबसे पहले ये करना है कि पेपर में 50% क्वेश्चन जो हैं वो ईजी टाइप के हैं, तो आपने क्वेश्चन पढ़ना है। अगर आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट बहुत लेंथी नज़र आ रही है, ठीक है, ई-कैट में ये भी प्रॉब्लम है, लेंथी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बहुत लेंथी नज़र आ रही है, या आप लोगों को क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में यानी आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने उसको सॉल्व किया नहीं हुआ, फिर आपने सॉल्व किया नहीं हुआ, मतलब आप उसी में लगे रहे, भाई आपने बेटे ये नहीं करना, आपने पेपर को एक सिरे से अटैम्प्ट करना शुरू करना है और क्वेश्चन पढ़ते जाना है। जो इजी क्वेश्चन होंगे बेटे, सिंपल स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो देख के ही आंसर हो रहा होगा, तो आपने पहली फेज़ में ये करना है कि पेपर को एक सिरे से जो है वो अटैम्प्ट करना शुरू करें और उसमें जो मुश्किल क्वेश्चन हैं उनको अपना मार्क करते जाएं आप लोग कि इसको हमने बाद में अटैम्प्ट करना है, और जो आसान क्वेश्चन है वो अटैम्प्ट करते जाएं। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है बेटे, बबल्स की सीक्वेंस का ख्याल रखिएगा, मतलब जैसे पहला क्वेश्चन मुश्किल था, दूसरा क्वेश्चन अगर आसान है तो अब ये ना कीजिएगा आपने पहला क्वेश्चन स्किप किया है तो स्टूडेंट पहला बबल फिल कर लेते हैं, तो बबल्स की सीक्वेंस का भी ख्याल रखना है। तो बेटे ट्रिक नंबर 1 है कि आप लोगों ने फेज़ 1 में जितने भी आसान क्वेश्चन है वो अटैम्प्ट करने हैं, और मैंने आप लोगों को बता दिया तकरीबन 50% वेटेज आसान क्वेश्चन का होता है। तो उन आसान क्वेश्चंस को जैसे ही आप लोग सॉल्व करेंगे उससे आपको 2 फायदे होंगे। एक तो हाफ टाइम से पहले आपका 50% पेपर जो है वो सॉल्व हो जाएगा, जिससे आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि भाई अभी हाफ टाइम नहीं हुआ और हमारा आधे से ज़्यादा पेपर हो गया है। और इनफैक्ट 50% पेपर अगर आप लोगों ने तसल्ली से कर लिया ना, 50% पेपर मतलब 50 एमसीक्यूज़, और 50 एमसीक्यूज़ अगर आपके सही हो रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो उसका 200 स्कोर है आप लोगों का, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ट्रिक नंबर 1 ये है कि आप लोगों ने इजी क्वेश्चन में जाना है। अब इसमें एक और अंडरस्टैंडिंग भी बना सकते हो कि नॉर्मली फिजिक्स और मैथ्स में ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं। पिछले साल 2019 में फिजिक्स में 26 न्यूमेरिकल्स आए हुए थे, ठीक है, इसी तरह मैथ्स में भी सॉल्व करने वाले क्वेश्चन आते हैं। तो बेटे कोशिश करें पहले आप लोग केमिस्ट्री वाला पोर्शन अटैम्प्ट कर लें और इंग्लिश वाला पोर्शन अटैम्प्ट कर लें, और फिर उसके बाद फिजिक्स में आ जाएं, और फिर बिल्कुल लास्ट में आप लोग मैथ्स को रखिएगा, तो फिर भी आप लोगों का पेपर जो है वो आसान हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट का तरीका बता रहा हूँ, पहले आसान क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लें, फिर उसके बाद सेकेंड फेज़ में बेटे आप लोग जाएँ मीडियम क्वेश्चंस के लिए, ठीक है, और उसमें जो क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएं उनको सॉल्व कर लें, और जो नहीं हो रहे उनको फिर एक दफ़ा के लिए छोड़ दें। मैं इंशाल्लाह इसमें बात करूंगा कि कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए। अब फेज़ नंबर 3 बड़ा क्रिटिकल फेज़ है, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करते, वो इस चक्कर में होते हैं कि सर अगर हम लोग अटैम्प्ट नहीं करेंगे तो उसमें हमारा फ़ायदा है, क्योंकि अगर अटैम्प्ट करने से गलत हो गए तो नेगेटिव मार्किंग का एक तासुर है। तो बेटे यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आपको तुक्का लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, ठीक है, आमर लियाकत का शो, तुक्का लगाओ उसमें। तो क्या हमें ई-कैट में भी तुक्का लगाना चाहिए या नहीं? तो बेटे याद रखिएगा कि जब आपने थर्ड फेज में जाना है तो वो वहाँ पे होंगे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन का प्रपोर्शन बड़ा थोड़ा है भाई, 20 से 25 क्वेश्चन हैं जो काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं, बच्चों को काफ़ी ज़्यादा जो है वो परेशानी का बायस बनते हैं ई-कैट में। तो आपने करना क्या है, जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हैं बेटे उनके लिए आपने तुक्का नहीं लगाना, उसकी वजह सिर्फ उन क्वेश्चंस को डिफ़िकल्ट को अटैम्प्ट करें जिनमें आप लोग 50% श्योर हों। भाई 50% श्योर का मतलब ये है कि अगर 4 ऑप्शंस, ऑब्वियसली 4 ऑप्शन होंगे हर के, तो अगर आपको 2 ऑप्शन में डाउट है तो फिर आप लोग दोनों में से एक चूज करें। बट अगर आपको चारों ऑप्शन में डाउट है, आपको बिल्कुल ही ब्लाइंड है, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा कि कौन सा ऑप्शन बनता है, तो आपने उस तरह के एमसीक्यूज को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। तो ये 2 बातें बल्कि 3 बातें हो गई। फेज़ 1 में आसान क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें, उससे होगा क्या,
आधे से कम टाइम में आपका आधा पेपर सॉल्व हो जाएगा। फेज़ 2 में मीडियम डिफ़िकल्टी वाले क्वेश्चन पे जाएं और फेज़ 3 में जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होंगे उनको, और उसमें मैंने आपको बता दिया कि किन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है जिनमें आप लोग 50% प्रोबेबल हैं कि हमें श्योरिटी है कि इन दोनों में से ही कोई ऑप्शन है। अब स्टूडेंट्स का एक सबसे बड़ा, यानी अब मैं बेटे कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो स्टूडेंट्स के कम स्कोर की वजह बनती हैं। स्टूडेंट्स वहाँ पे बहुत थोड़े क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आते हैं क्योंकि उनकी जनरल परसेप्शन ये होती है कि ई कैट में शायद नेगेटिव मार्किंग होगी तो उससे हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा, जो सही हुए हैं उनमें से भी नेगेटिव जो है वो माइनस हो जाएंगे मार्क्स। तो अब एक स्टूडेंट्स का एक जनरल क्वेश्चन है कि ई कैट में कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। तो बेटे इसकी मैंने 2 स्टूडेंट्स की एग्जांपल ली हैं। समझ लें एक स्टूडेंट वो था जो ये सोच रहा था कि उसको थोड़े क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और ताकि नेगेटिव मार्किंग कम से कम उसको देखना पड़े। तो बेटे मान लें उसने 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, तो इन 40 क्वेश्चंस के अगेंस्ट उसके 120 मार्क्स आए। ठीक है, सॉरी 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, मान लें 30 उसके सही हो गए, तो बेटे 30 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 120 मार्क्स आ गए उसके सही के, और 10 गलत हुए हैं तो हर गलत क्वेश्चन का एक माइनस भी होना है। तो 120 में से अगर हम लोग 10 माइनस कर देंगे तो इस बच्चे का स्कोर रहेगा सिर्फ 110। जबकि दूसरा स्टूडेंट जिसने बेटे 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, ठीक है, और उसके समझ लें इसके सिर्फ 10 गलत हुए थे, उसके 70 में से 20 गलत हो गए, तो भाई देखते हैं इसका स्कोर क्या रहेगा। 50 समझ लें सही हो गए, बेटे 50 को 4 से मल्टीप्लाई करें 200 आ जाएगा, और गलत कितने हुए 20, तो 20 बीच में से हर गलत क्वेश्चन का एक नेगेटिव होना है। तो भाई 20 अगर 200 में से 20 माइनस कर देंगे तो ये यहाँ पे 180 मुझे लिखना चाहिए था, तो फिर भी इसका स्कोर 180 रहेगा और उस स्टूडेंट की निस्बत बहुत अच्छा है जिसने सिर्फ 40 MCQs अटैम्प्ट किए थे। तो बेटे कोशिश करें कि एटलीस्ट 70 to 80 इसके दरमियान में MCQ सॉल्व करके आएँ। अब ये नहीं कि स्टूडेंट जानबूझ के कम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, बेटे उनसे टाइम मैनेज नहीं होता और वो 40 to 45 MCQ ही सॉल्व कर पाते हैं। तो मैंने टाइम मैनेजमेंट का तरीका बता दिया है, तो जब आप टाइम को इंशाल्लाह मैनेज कर लोगे तो आप लोगों का क्या होगा कि जो स्कोर है वो इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। तो एटलीस्ट 70 to 80 MCQs बेटे अटैम्प्ट करके आएँ, ठीक है, ये वाली बात। और बड़ी कॉमन सी बात है कि आपको तुक्का लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने 10 क्वेश्चन थे, चलें एक प्रोबेबिलिटी की बात कर लेते हैं हम लोग, अगर हमारे पास बेटे 10 क्वेश्चन थे लेट से, तो हमने फॉर एग्जांपल 10 के 10 में तुक्का लगा दिया। चलें अगर मैं आपसे पूछूं, आप कहेंगे सर कोई बात नहीं 2 तो सही हो ही जाएंगे ना, तो चलें अगर हम लोग 2 सही क्वेश्चन की बात करें तो बेटे 2 सही क्वेश्चन के अगेंस्ट आपके कितने मार्क्स आ जाएंगे 8, जबकि आपके गलत कितने क्वेश्चन हुए 8, तो 8 के लिए हर एक का एक माइनस भी कर लें तो 8 गलत क्वेश्चन के -8 हो जाएंगे आपके, तो स्कोर आपका क्या रहेगा 0। मतलब अगर आपके 10 में से बेटे 2 भी सही हो जाते हैं तो फिर भी आप लोगों को कोई नुकसान नहीं है, बट अगर ये 3 सही हो जाए फिर तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। 3 का स्कोर होगा 12 और -7 करेंगे हम लोग तो फिर भी आपको +5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। 3 भी सही हो जाते हैं तो आप फ़ायदे में हैं। तो कोशिश करें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की। अब बेटे वीडियो के लास्ट में बात करने जा रहा हूँ, स्टूडेंट्स जो है ना अक्सर बेटे जो रिपीटेड स्टूडेंट्स होते हैं उनका एडमिशन हो जाता है। उसकी वजह ये नहीं होती कि उन्होंने तैयारी बहुत अच्छी की होती है, तैयारी दोनों तरह के स्टूडेंट्स की बहुत अच्छी होती है। जो रिपीटेड स्टूडेंट्स होते हैं ना वो प्रेशर को बड़े अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। उसकी वजह यह है कि क्योंकि वो एक दफ़ा इस प्रोसेस से गुजर चुके होते हैं, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स के लिए पहली दफ़ा प्रोसेस होता है। तो अगर आप वो चीज़ें जो बच्चों ने 1 साल ज़ाया करके सीखनी है, कॉमन मिस्टेक्स, तो बेटे वो मैं आपको यहीं पे बता रहा हूँ। अभी आप लोग ये मिस्टेक्स सीख के जाइएगा, ठीक है, इन मिस्टेक्स को ओवरकम करना सीख के जाइएगा, तो फिर इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो सबसे पहली बात सुने कि डोंट बी पैनिक आफ्टर द डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। एग्जामिनर क्या करेगा, आप लोगों को परेशान करने के लिए मुश्किल क्वेश्चन डालेगा। तो स्टूडेंट अगर मुश्किल क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गए और आपने टाइम ज़ाया कर दिया तो फिर बेटे आप लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी होने जा रही है। तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में परेशान नहीं होना, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को एक दफ़ा पास कर देना है आप लोगों ने, ठीक है, और जो आसान क्वेश्चन है उनकी तरफ जाना है, कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने। नंबर 2 में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स के कम स्कोर की वजह बनता है वो है वो बबल्स की प्रॉपर सीक्वेंस नहीं रखते। फॉर एग्जांपल उन्होंने 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए, छठा क्वेश्चन उन्हें मुश्किल लगा
उन्होंने कहा जी हम लोग बाद में सॉल्व कर देंगे, उसको उन्होंने छोड़ दिया। तो अब क्या हुआ, 7th क्वेश्चन वो अटैम्प्ट करने जा रहे थे लेकिन बबल वो 6 वाला ही फिल कर रहे हैं। तो बबल्स की सीक्वेंस का बड़ा ख्याल रखिएगा, लेकिन इस साल तो ऑनलाइन है तो इसमें ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा, तो सीक्वेंस ऑफ बबल्स का ख्याल रखिएगा। फिर एक और सबसे ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, इंशाल्लाह मैं 2019 का पेपर भी शेयर कर रहा हूँ, उसमें मैं आप लोगों को ये ट्रिक बताऊँगा। तो बेटे ई-कैट में एक जो ट्रेंड देखने में आ रहा है ना, वो ये है कि वो लेंथी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दे रहा होता है, और बच्चे बताऊं क्या करते हैं, बच्चे जल्दी में उस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो उनके पल्ले कुछ चीज़ें पढ़ती हैं, कुछ नहीं पढ़ती, वो दोबारा पढ़ते हैं, फिर कुछ ज़्यादा तकरीबन आपको 60% उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है क्योंकि वो तेज़ी में पढ़ रहे होते हैं। तो बेटे कोशिश करें, ये मेरी बात ध्यान से सुन लें, ये आप लोगों को बहुत फ़ायदा देने जा रही है। आप लोग कोशिश करें कि पहली अटेम्प्ट में ही क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, यानी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते जाएं, चीज़ें हाईलाइट करते जाएं, उससे आपके माइंड में आएगा हाँ ये वाली चीज़ें इसमें मौजूद हैं, ये फॉर्मूला यूज़ होना है। तो पहली अटेम्प्ट में ही, ज़्यादा तेज़ी ना कीजिएगा, पहली अटेम्प्ट में ही क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें बेटे, और कोशिश करें पहली अटेम्प्ट में ही सॉल्व हो जाए। अगर आप ज़्यादा तेज़ी करेंगे तो आप 3 से 4 दफ़ा स्टेटमेंट को पढ़ना पड़ेगा और फिर जाके आपको समझ आएगी कि वो ये कहना चाह रहा है। तो पहली दफ़ा ही कोशिश करें स्टेटमेंट को केयरफुली पढ़ें। फिर बच्चे स्टेटमेंट पढ़ने के बाद सही आंसर पे पहुंच रहे हैं, सही आंसर तक नहीं पहुंच पाते, उसकी भी एक वजह, बच्चे जब स्टेटमेंट पढ़ते हैं उन्होंने गैस कर लिया भाई इसका आंसर ये बनना है, फॉर एग्जांपल ऑप्शन अल्फ़ा ही सही था तो उन्होंने अल्फ़ा का फौरी बबल फिल कर दिया। हो सकता है कोई ऑप्शन चार्ली भी सही हो और उसने बोथ ए एंड सी का ऑप्शन दिया हो, तो बेटे उन्होंने सारे ऑप्शन नहीं पढ़े, उन्होंने सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ के पहला ऑप्शन ही पढ़ा, उन्होंने लगा सही है, उन्होंने बबल फिल कर दिया, उनको बाद में पता चला भाई ये भी सही बन रहा था। तो ये भी एक बड़े फेलियर की वजह बनता है। तो आप लोगों ने तमाम ऑप्शंस को बेटे केयरफुली पढ़ना है, बबल प्रॉपरली फिल करने हैं। ऑनलाइन है तो अब इसमें तो ज़्यादा चक्कर नहीं है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अपना एक फ्रेम ऑफ माइंड बना लें कि इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आने। तो जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, मैं आप लोगों को बोलूँगा कि एटलीस्ट 70 से 80 के बीच में क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आइएगा, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन ही 40 अटैम्प्ट करोगे तो 40 का टोटल स्कोर ही 160 बन रहा है सॉरी, और उसमें फिर नेगेटिव मार्किंग भी होनी है बेटे, क्वेश्चन गलत भी होने। तो ये मेरी बात ध्यान से सुन लें कि कोशिश करें कि एटलीस्ट 70 to 80 इसके बीच में क्वेश्चन जो हैं वो अटैम्प्ट करके आएँ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ई-कैट 2020 पेपर। अगर आप लोग मज़ीद कुछ पेपर के बारे में बेटे पूछना चाह रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए टॉप स्पॉट फिज़िक्स का चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर लें। और बेटे एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि पास पेपर ज़रूर सॉल्व करके जाइएगा। ये मैंने ऑलरेडी ट्रिक्स आपको बता दी हैं कि पास पेपर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे होते हैं। और आप लोग एक और काम करें कि ई-कैट के पेपर से पहले जो पास पेपर्स आपके पास अवेलेबल हैं 2019 का है और 18 का है, 2019 का बेटे सॉल्व ज़रूर कीजिएगा, उसके क्वेश्चन भी रिपीट हो रहे होते हैं। तो एक काम कीजिएगा कि ख़ुद से अपनी जब आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाए तो आप लोगों ने ई-कैट के टेस्ट से पहले एक मॉक टेस्ट लेना है। भाई मॉक टेस्ट क्या है, आपको हूबहू उसी टाइप का एक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है। तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, एक अलग कहीं पे बैठ जाइएगा, अपना टाइम जो है जितना ई-कैट का टाइम होता है 100 मिनट का टाइम सेट कर लें, ठीक है, स्टॉप वॉच में ले लें या आप सिंपल घड़ी में भी टाइम नोट कर सकते हैं। तो पेपर एक सिरे से स्टार्ट करें और जो आपको ट्रिक्स बताए हैं ये ट्रिक्स अप्लाई करने के बाद खुद का एनालिसिस करें कि आप कितने % पेपर कर पाते हैं और आपका क्या स्कोर रहा है। तो बेटे कम से कम 2 जो है वो पास पेपर 2019 और 18 का मॉक टेस्ट के तौर पे यानी प्रैक्टिस टेस्ट के तौर पे टाइम लगा के सॉल्व करके जाइएगा। इससे भी इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। फिल वक्त के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।